हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रीति बेरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिस्टर सीरीज है। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिस्टर सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में बताई थी। आज की वीडियो में हम इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कलर प्रॉपर्टीज कैसी होती है इनके सेकेंड और थर्ड ट्रांजिस्टर सीरीज की, और इनके द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उनके बारे में देखेंगे। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिस्टर सीरीज के एलिमेंट्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। किसी भी सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली अटैच्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। या जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो सेंट्रल मेटल आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट करती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट ट्रांजिस्टर सीरीज के एलिमेंट्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक की कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 5, 6 वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है या इन्हें हेवी मेटल्स भी कहते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से भी हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाला कॉम्प्लेक्स भी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स या आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तब बताया था कि इन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स या आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जब इन मेटल आयंस या कॉम्प्लेक्स पर लाइट डाली जाती है तो ये कुछ फ्रिक्वेंसी की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या हुआ, इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होकर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले गए। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसे हम क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। डीडी का मतलब जो लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में चला गया, तो उस टाइप के ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण ही जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल आयन या कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके, वो क्या कहलाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं। जिन मेटल आयंस या एलिमेंट्स में फुली फिल्ड या एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, कलरलेस होंगे। क्योंकि कलर होने के लिए क्या होना चाहिए, उन एलिमेंट्स में या मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो फिनोमेना है उसको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के आधार पर भी आसानी से समझाया जा सकता है। स्प्लिटिंग क्या है, मैंने वही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आप लोगों को जब इनकी प्रॉपर्टीज बताई थी तब बताया था कि जब ये मेटल आयन किसी भी लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं पहले तो सेम एनर्जी लेवल वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी जो डी ऑर्बिटल है वो नॉन डी जनरेट हो जाते हैं, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाती है। तो कुछ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी वाले हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी वाले हो जाते हैं, मतलब दो भागों में स्प्लिट हो गए। 5 जो डी ऑर्बिटल है वो दो भागों में स्प्लिट हो गए। तो जो लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, T2G, और जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, EG। इस फिनोमेना के आधार पर भी डीडी ट्रांजिशन को आसानी से समझाया जा सकता है। अब डीडी ट्रांजिशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर, लिगेंड का नेचर कैसा है, मतलब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, और कितने लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज में आ रही है उस पर भी डीडी ट्रांजिशन डिपेंड करता है। और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है उस पर भी डीडी ट्रांजिशन डिपेंड करता है। डीडी ट्रांजिशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर टाइटेनियम हेक्सा एक्वा का कॉम्प्लेक्स का दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में जो टाइटेनियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, D1, मतलब इसके d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जो टाइटेनियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है वो पर्पल कलर का होता है। अब इसका कलर पर्पल क्यों हुआ, डीडी ट्रांजिशन के कारण। इसे हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जब टाइटेनियम 6 एक्वा लिगेंड्स के कांटेक्ट में आता है तो इनके जो टाइटेनियम डी ऑर्बिटल है वो नॉन डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब इनकी जो एनर्जी है वो सेम ना रहकर डिफरेंट हो जाती है। कुछ ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल वाले हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल वाले हो जाते हैं। लाइट की एब्सेंस में, मतलब जब इस कॉम्प्लेक्स पर लाइट नहीं डाली जाती तब जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में रहता है, लेकिन जैसे ही इस पर लाइट डाली जाती है तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कुछ फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जिसके कारण ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। जो इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। और जो T2G और EG जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं या स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। मोस्टली ट्रांजिशन मेटल आयंस का जो कलर है वो डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है, बट कुछ केस में ऐसा देखा गया है कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस या मेटल आयंस में डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना होने के बावजूद भी वो इंटेंस कलर शो करते हैं। तो इसका जो सेकंड रीजन दिया गया है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जो डीडी ट्रांजिशन है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ओनली मेटल आयंस के ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो लिगेंड टू मेटल या मेटल टू लिगेंड होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो लिगेंड की मोलिकुलर ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो मेटल एटम के वीकेंड ऑर्बिटल में होता है, या मैं इसका जस्ट रिवर्स भी हो सकता है। इस ट्रांजिशन के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कुछ विजिबल रीजन की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके कारण ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमें कलर दिखाई देता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की जो टेंडेंसी है, जैसे जैसे मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है वैसे वैसे इनका कलर है वो इंटेंस होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस है, मतलब इसके डी ऑर्बिटल में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D0 है, जबकि वेनेडियम +5 में D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी इसका जो कलर है वो ऑरेंज येलो होता है। उसी प्रकार क्रोमियम की जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है इसका, फिर ये ऑरेंज होता है। जैसे जैसे आप देख रहे हो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है मेटल आयन पर, इनका जो कलर है वो इंटेंस होता जाता है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन स्टेज के एलिमेंट्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन एलिमेंट्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आसानी से समझ सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसी प्रकार की ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं होती। आप लोगों ने बीएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उनके बीच में ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, उनमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स है उनके बीच में किसी प्रकार की ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं होती, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयन के रूप में होता है, और जो लिगेंड है उसे हम नेगेटिव चार्ज के रूप में या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के रूप में कंसिडर करते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तब ये लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल एटम को डोनेट करता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस कॉम्प्लेक्स का क्या कलर है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है और इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं, उनको समझते हैं। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो सीएफटी के अकॉर्डिंग जो लिगेंड है उसको पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर किया जाता है। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो लिगेंड की ऑर्बिटल्स है और मेटल की जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
होता है, उनके ऑर्बिटल्स में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो मेटल है उसके डी ऑर्बिटल जब मेटल फ्री स्टेट में होती है, उसके जो डी ऑर्बिटल है वो डी जनरेट होते हैं। अब यहाँ पर डी जनरेट वर्ड का क्या मतलब है, मतलब उन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम होती है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ये मेटल किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आती है, तो इनकी जो डीजेनरेसी है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। मतलब अब इनके जो ऑर्बिटल्स है वो सेम एनर्जी लेवल वाले ना होकर डिफरेंट एनर्जी लेवल वाले हो जाते हैं। अब ये कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी वाले और कुछ ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल वाले होते हैं। अब जो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, जो लिगेंड फील्ड है और जो सेंट्रल मेटल आयन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्सन होने के कारण ये ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल वाले हो जाते हैं। रिपल्सन क्यों हुआ, जो मेटल एटम है सेंटर, उसके इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और जो लिगेंड फील्ड है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में रिपल्सन होने के कारण ये जो ऑर्बिटल्स है वो कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल वाले हो जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसे आप लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर नीचे जो 5 डी ऑर्बिटल्स है उनका जब लिगेंड का जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है तब उनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे दी गई है। तो दो ऑर्बिटल्स है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो लिगेंड के टुवर्ड्स होती है। यहाँ पर जो नेगेटिव नेगेटिव के रूप में पॉइंट्स के रूप में दिया गया है वो क्या है, लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप लोग जानते हो कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मतलब इसमें 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के रूप नेगेटिव चार्ज क्या दर्शा रहा है, लिगेंड को दर्शा रहा है। तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो ऑर्बिटल्स की लोब्स है वो टुवर्ड्स द लिगेंड होती है। मतलब जिस तरफ लिगेंड होती है इन ऑर्बिटल्स की लोब्स भी उसी तरफ होती है। सेकंड जो ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर, इसमें भी सेम ऐसे होता है कि इस ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो लिगेंड्स की तरफ होती है। लेकिन जो लास्ट के 3 ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इन ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स जो ऑर्बिटल्स की लोब्स है वो दो लिगेंड के बीच में होती है। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पे ब्लू और येलो कलर से इन ऑर्बिटल्स की लोब्स को दिखाया गया है। तो ये जो लिगेंड दो लिगेंड है उनके बीच में इनकी लोब्स होती है। जैसे डी एक्स वाई ऑर्बिटल है तो उसकी जो ऑर्बिटल की लोब है वो दो लिगेंड के बीच में होती है। इस प्रकार डी एक्स जेड में भी सेम ऐसे होता है, इन ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो इन बिटवीन लिगेंड्स होती है। डी वाई जेड में भी ऐसे होता है। जो स्टार्टिंग की दो ऑर्बिटल्स है जिनकी लोब्स टुवर्ड्स द लिगेंड होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल। और जो लास्ट की 3 ऑर्बिटल्स है जिनकी लोब्स इन बिटवीन द लिगेंड्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तब 6 जो लिगेंड्स हैं वो मेटल सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करती है। तो सेंट्रल मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स और जो लिगेंड के ऊपर चार्ज है वो आपस में रिपेल करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, इनके जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर दी गई है, उसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि जो बीच में जो पर्पल कलर में है वो सेंट्रल मेटल आयन है और जो व्हाइट कलर में जो चारों ओर 6 लिगेंड्स ऐसे अरेंज होते हैं। ईजी ऑर्बिटल्स है उनकी जो लोब्स है, पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है जिन्हें हम ईजी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, इनकी जो लोब्स है वो टुवर्ड्स द लिगेंड होती है। मतलब जिस साइड से लिगेंड अप्रोच कर रही है उसी साइड होती है। तो इनमें इन ऑर्बिटल्स में रिपल्सन ज्यादा होने के कारण इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो हाई हो जाती है, जबकि T2G ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो इन बिटवीन द लिगेंड्स होती है। इस कारण इनकी जो एनर्जी है इनमें रिपल्सन कम होता है, तो इनकी एनर्जी लोअर एनर्जी हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो हायर एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स है जिनकी पोटेंशियल एनर्जी हायर होती है उन्हें हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं, जबकि लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स है उन्हें हम EG ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एनर्जी डायग्राम दिया गया है। में जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है जिन्हें हम ईजी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं वो dxy, dxz और dyz है। जबकि जो हायर एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स है dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन्हें हम
इजी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, और इनकी एनर्जी जो होती है वो हायर होती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उन्हें हम डेल से डिनोट करते हैं, इसे स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्टा है, डेल ऑक्टा, ऑक्टा मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ईजी T2G में जी का क्या मतलब है। जी का मतलब है जिरेड, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो जिरेड होते हैं, इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जबकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। जो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑन एनर्जी है, जिसे हम डेल से भी डिनोट करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के तरफ चारों तरफ लिगेंड्स है उनके नेचर पर डिपेंड करती है, मेटल आयन पर क्या चार्ज है उस पर डिपेंड करती है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान मेटल कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल 3D 4D या 5D, उस पर भी डिपेंड करती है।